हे फ्यूचर टॉपर्स, आज हम करने वाले हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी चैप्टर का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो के बाद रिवीजन के लिए और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर हमारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए बहुत ही शानदार लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न को देखकर ये सैम्पल पेपर्स बनाए गए हैं। आपको इसमें हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स भी देखने को मिलेगा, साथ में आपकी कॉपीज़ भी हम चेक कर रहे हैं और बारीक से बारीक मिस्टेक आपके हम बता रहे हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप इन्हें रिपीट ना करें। क्योंकि यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर आप उसे लिख नहीं पा रहे तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो हमारे सैंपल पेपर ज़रूर से चेक करिएगा। हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और टॉपर बनते हैं। सबसे पहले अगर सिक्योरिटी के मीनिंग की बात करते हैं तो वो है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, मतलब थ्रेट्स से हमें आज़ादी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, किसी भी कंट्री की बात करते हैं, तो ये फुल ऑफ थ्रेट्स हैं, बहुत सारे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या छोटे छोटे थ्रेट्स को भी हमें सिक्योरिटी में गिनना पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में तो फिर सिक्योरिटी का मीनिंग ही बहुत बदल जाएगा। सिर्फ वही चीज़ें जो हमारी कोर वैल्यूज़ को हार्म करती हैं, उन्हें हम सिक्योरिटी में काउंट करते हैं जब किसी भी कंट्री वगैरह की हम बात करते हैं, बड़े लेवल पर हम बात करते हैं। तो इसलिए कोर वैल्यूज की हम बात करते हैं। कोर वैल्यूज का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, फ्रीडम, राइट्स एक्सेट्रा, इनकी हम बातें करते हैं, है ना। तो याद रखिए, सिक्योरिटी में सिर्फ हम बहुत ज़्यादा डेंजरस थ्रेट्स की बात करते हैं जो सीधे सीधे हमारी कोर वैल्यूज़ को हार्म कर सकते हैं, और इस तरीके से हार्म कर सकते हैं कि एक बार इन्होंने हार्म कर दिया तो हम वापस से रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। उनसे डील करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब यहाँ पर दो मेन नोशंस हमें सिक्योरिटी के देखने को मिलते हैं, पहला ट्रेडिशनल और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती हैं। एक्सटर्नल थ्रेट में सबसे बड़ा डेंजर हमें मिलिट्री थ्रेट से है, क्योंकि ये हमारी कोर वैल्यूज को इंडेंजर करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों की जिंदगी हो गई, हमारी टेरिटरी की इंटीग्रिटी हो गई, इंडिपेंडेंस हो गया, ये खतरे में आ जाते हैं। अब यहाँ पर याद रखिए, अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनल की अभी आगे करेंगे। तो वॉर में ना एक गवर्नमेंट 3 तरीके से रिस्पॉन्स दे सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। 3 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, 3 बेसिक ऑप्शन है। पहला, या तो सरेंडर कर दीजिए, अब वॉर हो चुकी है, आपको लग रहा है आपके लिए सही नहीं है, सरेंडर करिए। दूसरा है, सामने वाले को प्रिवेंट करिए अटैक करने से, आगे अभी इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है, खुद को डिफेंड करिए। बात बहुत सिंपल सी है कि कोई भी कंट्री ये नहीं बोलेगी कि हम सरेंडर पर विश्वास रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी में सरेंडर जैसा वर्ड ही नहीं होगा, लेकिन इसे यूज करा जाता है कभी कभी जब लगता है कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसे हम बेसिक कंपोनेंट में तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक कंपोनेंट में 4 चीजें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 2 तो इसी में से हैं। पहला, डिटरेंस। वही हम सामने वाले को प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप वॉर के कॉस्ट को इस लेवल तक रेस कर दीजिए कि सामने वाले के लिए भी वो अच्छा ना रहे और ना ही आपके लिए रहे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, सामने वाला अटैक करने वाला है, उसको पता है यार इसने न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर दिए तो फिर हमने भी कर दिए, तो मतलब वॉर से इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम दोनों के लिए ही सही नहीं है, तो दोनों कंट्रीज अटैक नहीं करती हैं। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस, प्रिवेंटिंग वॉर के लिए। डिफेंस मतलब या तो वॉर को लिमिट करना या फिर एंड करना। फिर इसके बाद तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर। कुछ कंट्रीज वीक रहती हैं, कुछ कंट्रीज बहुत स्ट्रांग रहती हैं, तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि भाई वो अच्छे से बैलेंस ऑफ पावर कर सकें, मतलब वो मिलिट्री, टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंट्री इतना आगे निकल जाए कि हम उनका दबदबा महसूस करने लग जाएं। तो बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। फिर अलायंस बिल्डिंग। भाई आप देखते हैं हर एक गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ अच्छी दोस्ती करती है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है, अलायंस को ज्वाइन करती है। कुल मिलाकर यह है कि सब साथ में आने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पर कोई अटैक करे तो कोई हमारे साथ खड़ा रहे, और किसी और पर अटैक होगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे। तो अलायंस बिल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पावर वगैरह इंक्रीज होती है, आपका दबदबा बढ़ता है। तो ये 4 पॉइंट, इससे आप AB डिविलियर्स नाम से याद कर सकते हैं, निमोनिक है, ABDD, क्रिकेट के एक प्लेयर हैं, तो आप याद कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल नोशन है। बहुत सारे जो थ्रेट हमें देखने को मिलते हैं ट्रेडिशनल, उसमें वो आउटसाइड द बॉर्डर ही रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनसाइड द बॉर्डर नहीं रहते। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लिख दीजिए कमेंट्स में, मेरा टॉपर बनना पक्का है। इसी बहाने यूट्यूब भी हमारी वीडियो को आगे पुश करेगा, और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वैसे ही हमारा चैनल बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। अब ट्रेडिशनल नोशन में इंटरनल की बात कर लेते हैं, मतलब वो थ्रेट जो हमें इनसाइड द बॉर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिविल वॉर्स वगैरह एग्जांपल में आ सकते हैं।
ठीक है, इंटरनेशनल उसमें अगर हम इंटरनल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी इंटरनल सिक्योरिटी अश्योर्ड थी, उनके ऐसी कोई ऐसा दिक्कतें नहीं थी। फिर 1945 के बाद ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फोकस में भी नहीं थी, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। क्यों? क्योंकि इस समय मेन फोकस में था भाई कोल्ड वॉर। पूरा वर्ल्ड दो कैंप में डिवाइड हो गया था, यूएसए का ब्लॉक, यूएसएसआर का ब्लॉक। तो पूरा लोगों का फोकस, इंटरेस्ट यहीं पर था। फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो इनके सामने ऐसे कोई भी इंटरनल थ्रेट्स थे ही नहीं। इनकी जो भी कम्युनिटीज वगैरह थी वो पीसफुली रह रही थी, तो इन्हें भी इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं था। अब न्यूली इंडिपेंडेंट कॉलोनीज की बात करते हैं तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई या तो आप नेटो ज्वाइन कर लो यूएसए का, या फिर आप वॉर्सो पैक्ट ज्वाइन कर लो यूएसएसआर का। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इन्हें भी इतना सोचना नहीं पड़ता था। अब कोल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी वॉर्स हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें से 1/3 वॉर हमारी कोल्ड वॉर की वजह से हुई थी। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आता है। अब इसके बाद अगर हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट एशिया अफ्रीका कॉलोनीज की, तो यहां पर सिचुएशन यूरोपियन कंट्री से डिफरेंट थी। क्यों डिफरेंट थी जानना बहुत जरूरी है। पहला, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। भाई आसपास की जो कंट्रीज हैं वो इन पर अटैक कर सकती हैं, डर बना रहता था। इंडिया की बात कर लीजिए आप, इंडिया को पाकिस्तान से, चाइना से डर बना रहता है, मिलिट्री अटैक का प्रॉब्लम वाली बात है। फिर इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ये भी तो हो सकता है कि भाई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिल जाए, इंडिया में देखने को मिले, और कहीं ऐसा ना हो कि इन मूवमेंट को नेबर वाली जो कंट्रीज है वही आग लगा रही हो, वही सपोर्ट कर रही हो, तो बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मोर देन 95% ऑफ द आर्म्ड वॉर्स जो वर्ल्ड में होती हैं आज के समय में वो इंटरनल होती हैं। कितना बड़ा ये पॉइंट निकल कर आ रहा है। 1946 से 1901 की बात करते हैं अगर हम, तो 12 फोल्ड राइज हमें देखने को मिला है सिविल वॉर्स में। तो आजकल इंटरनल वॉर्स हमें ज्यादा देखने को मिलती है। आप न्यूज में भी सुनते होंगे, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, एक ही कंट्री के ग्रुप्स ज्यादा लड़ते हैं, ये बहुत सुनने में आता है। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की बात करते हैं। 3 पॉइंट याद रखिए, बहुत जरूरी है। डिसआर्मामेंट, आप सबको पता है भाई, हर स्टेट से बोला जाता है कि सर्टेन टाइप्स के वेपन आप बनाना, यूज करना छोड़ दीजिए। एग्जांपल के लिए BWC 1972, CWC 1997। अब इनका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसे मोर देन 155 स्टेट्स ने, इसे मोर देन 193 स्टेट्स ने एक्सेप्ट करा था। आर्म्स कंट्रोल है ना भाई, कि अगर आप अक्वायर कर रहे हो आर्म्स वेपन्स वगैरह या उन्हें डेवलप कर रहे हो, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ABM, हमारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली ट्रीटी हो गई, स्टार्ट, SALT II, NPT, ये सारी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसके बाद आखिरी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कंट्रीज ये भी करती हैं, अगर उनके कोई मिलिट्री एक्शन प्लान है या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो अपने राइवल्स के साथ शेयर कर देती हैं। राइवल्स को कहीं ऐसा ना लगे कि हम पर अटैक करने वाले, कई बार ऐसा होता है उनको लगता है यार हम पर अटैक करने वाले, इससे पहले हम ही अटैक कर देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि भाई आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो इस चक्कर में कोई भी सरप्राइज अटैक ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम डील करते हैं उन थ्रेट्स से जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम में डालते हैं, उन्हें अफेक्ट करते हैं। 2 पार्ट से, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भाई इसमें हम लोगों के प्रोटेक्शन की ज्यादा बात करते हैं कंपेयर टू स्टेट के प्रोटेक्शन की। यहां पर हमें लोगों को फॉरेन अटैक से प्रोटेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट बहुत खराब है, बहुत ऑपरेसिव है, डोमिनेटिंग है, तो उनसे हमें सेव करना है। टेररिस्ट अटैक से सेव करना है। टेररिस्ट अटैक लोगों को मारते हैं, क्यों मारते हैं? जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सकें, गवर्नमेंट चेंज कर सकें। तो प्राइमरी गोल यही है कि हमें इंडिविजुअल्स का प्रोटेक्शन करना है। अब अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी को बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो ये सिर्फ वायलेंट थ्रेट्स पर फोकस करता है, इंडिविजुअल पर जो हो रहा है। लेकिन अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो ये हंगर, डिसीजेस, नेचुरल डिजास्टर पर भी फोकस करता है। तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें हम और इंक्लूड करते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी में हम उन चीजों की बात करते हैं जिसमें एक कंट्री अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, ये ग्लोबल नेचर के, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, एपिडेमिक्स एक्सेट्रा, है ना। ये प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल की है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में सी लेवल 1.5 या 2 मीटर भी राइज कर गया ना तो 20% बांग्लादेश फ्लड हो जाएगा।
है ना। मालदीव्स तो बहुत सारा डूब ही जाएगा पानी के अंदर, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थाईलैंड की प्रॉब्लम में चली जाएगी। तो इसलिए ये ग्लोबल कंसर्न्स है, ग्लोबल लेवल पर काम करना पड़ता है। अब कुछ नए थ्रेट्स भी हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला, टेररिज्म। टेररिज्म में क्या रहता है भाई, सीधे सीधे ना सिविलियंस को टारगेट करा जाता है, उन्हें परेशान करा जा सकता है, जिससे सीधे सीधे गवर्नमेंट के खिलाफ इन लोग काम कर सकें, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें। ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये फोर्स का यूज करते हैं। तो ये टेररिज्म का आता है एग्जाम्पल। 9/11, 26/11, इंडिया में जो पुलवामा अटैक हुआ है, सब टेररिज्म के एग्जाम्पल है। ह्यूमन राइट्स 3 टाइप्स के। पहला, पॉलिटिकल राइट, हम सबने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली हो गया। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट हमारे सामने आ जाते हैं, सबके वेलफेयर की हम बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं। फिर जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं, जिन्हें किसी ने कैप्चर करा हुआ है, या फिर एथनिक या फिर इंडिजिनस माइनॉरिटीज़ हैं, हमने पुराने चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा है, तो इनके राइट्स की हम बात करते हैं। जैसे रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया था, और फिर ग्लोबल पॉवर्टी, है ना, ये एक सोर्स है इनसिक्योरिटी का, बहुत लोग गरीबी में जी रहे हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 760 करोड़ प्लस पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। अगर हम नॉर्थ साइड के स्टेट्स की बात करते हैं, साउथ साइड के स्टेट्स की बात करते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज कितना ज़्यादा डेवलप्ड हैं। फिर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं पूरी वर्ल्ड की, तो 6 कंट्रीज में देखने को मिल जाती हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। आप इसे पिकनिक से याद कर सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन 6 कंट्रीज में रह रही है। फिर अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दुनिया की सबसे गरीब रीजन में, सब सहारन अफ्रीका के रीजन में। मतलब गरीबी का भी सीधा सीधा इससे लेना देना है। अगर हम साउथ के पॉवर्टी की बात करते हैं, तो इस चक्कर में बहुत माइग्रेशन देखने को मिलता है। किसी को भी बुरी जिंदगी नहीं चाहिए, तो लोग जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट कर लेते हैं, जिससे उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल सकें। अब देखिए, माइग्रेंट्स मतलब क्या हुआ, वो लोग जो अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। रिफ्यूजीज मतलब क्या हुआ, जिन्हें वॉर के चक्कर में, डिजास्टर के चक्कर में, ऑपरेशन के चक्कर में मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता है। और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वो हैं जिन्होंने अपना घर तो छोड़ा, लेकिन अपनी टेरिटरी के अंदर ही है वो। जैसे कश्मीरी पंडित, ये इंडिया में ही है आज भी, लेकिन इन्हें अपनी कश्मीर वैली को छोड़ना पड़ा। ये यहाँ पर एग्जाम्पल निकल कर आता है अर्ली 1990s का। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लेकिन एक बहुत ही सैड पॉइंट निकल कर आता है कि अगर हम वर्ल्ड के रिफ्यूजी मैप की बात करते हैं, मतलब लोग कैसे कैसे रिफ्यूजी बन रहे हैं, तो ये टैली करता है वर्ल्ड के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मैप से। मतलब जहाँ पर ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं, वहीं पर हमें ज़्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। मतलब जितनी लड़ाई होगी उस चक्कर में उतने लोग रिलोकेट करेंगे। तो ये मैप आपस में अलाइन कर जाते हैं, ठीक है, उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है। फिर हेल्थ एपिडेमिक्स, कोविड-19 हम सबको पता है, एबोला वायरस, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी जैसे मलेरिया, टीबी, अब ये ड्रग रेजिस्टेंट हो गई हैं, पुरानी दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं। फिर एनिमल एपिडेमिक्स की बात करते हैं, जैसे मैड काउ डिसीज़ हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ब्रिटेन के कितने पैसे इन चक्करों में खर्च हुए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर देखिए, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स निकल कर आते हैं। मालदीव्स को बहुत प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि उसको खतरा है। 1994 में जो तत्सी ट्राइब थी रवांडा की, उसे थ्रेट हुआ किससे, हुतू ट्राइब से। इन्होंने बहुत सारे इनके लोगों को मार दिया था, इनके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल आ गया था। तो हर किसी के लिए थ्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है जो आपके लिए थ्रेट है वो हमारे लिए भी थ्रेट है, सबका डिफरेंट हो सकता है। इसलिए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की भी हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सिक्योरिटी को हम मेंटेन करना चाहते हैं। अब कोऑपरेशन बायलैटरल दो के बीच भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। डिपेंड करता है थ्रेट का नेचर क्या है और लोगों की विलिंगनेस क्या है। अब यहां पर कुछ प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, हु हमारे हो गए, एनजीओ जैसे एमनेस्टी हो गया, रेड क्रॉस हो गया, हमने पढ़ा हुआ है, प्राइवेट फाउंडेशन हो गए, कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज जैसे मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, ये हो गए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोशिश यही करी जाती है कि फोर्स हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, इससे पहले हमें हर तरीके को आजमाना चाहिए। जब कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो फिर ये एक ऑप्शन बचता है, और हमें जैसे अब इंटरनेशनल टेररिस्ट के खिलाफ ये कई बार करना पड़ जाता है, तो जब मजबूरी है तब करिए, ये मेन पॉइंट है। इसलिए हैंस अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसका यही कहना है कि जो फोर्स वगैरह है, अगर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी
साथ में सैंक्शन वगैरह करे तो वो बेटर है। मतलब किसी भी कंट्री को अकेले की दम पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वायलेंस वगैरह, ये चीज़ सही नहीं है। और कोऑपरेशन अगर हो पा रहा है तो इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है। अब देखिए इंडियन के सिक्योरिटी के मेन कंपोनेंट्स आते हैं। आप सभी को पता है हमारे सैंपल पेपर्स आए हुए हैं, हम कॉपी चेक कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। हम उनको वॉइस नोट भेजते हैं पेपर चेक करने के बाद प्रॉपर 3 से 5 मिनट का कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। हर बार बताना पड़ता है कि आप इस क्वेश्चन को गलत आंसर कर रहे हैं। आपको ये आंसर में यही पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। इंडिया के मेन कंपोनेंट्स क्या है सिक्योरिटी के? पहला, अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को हमें स्ट्रेंथिंग करना है। पाकिस्तान से हमारी 47, 48, 65, 71, 1999 में वॉर हुई, चाइना से 62 में हुई। इसके बाद हमें समझ में आया बहुत प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, हमें अपने आप को डेवलप करना है। इसलिए हमने बाद में न्यूक्लियर टेस्ट भी करे 1974 में, 1998 में। इसने जस्टिफाई करा हमारी सिक्योरिटी को। ये जस्टिफाइड है, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने टेस्ट क्यों करे। भाई हमारी ज़रूरत है और हम अपनी मिलिट्री को आगे बढ़ाते हैं, हमारा तो मेन एक टारगेट है। फिर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स ट्रीटीज़ को भी मजबूत करना चाहते हैं। इंडिया ने फॉलो करा था NAM को, आप सभी को पता है, फुल फॉर्म कमेंट्स में बताना। हमने UN पीस कीपिंग फोर्स में भी अपने ट्रूप्स भेजे, हमने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करा, हमने एशिया की यूनिटी को सपोर्ट करा, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, UN हम सबको सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम अपना योगदान दे सकें और कोऑपरेट कर सकें। इंडिया का कहना है जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया था, न्यू हम जिसको बोलते हैं, ये और इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वालिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। फिर हम सपोर्ट करते हैं नो यूज़ ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन वगैरह ज़्यादा किसी को यूज़ ही नहीं करना चाहिए। मतलब ज़्यादा क्या यूज़ ही नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चीज़ें सही नहीं है। तो इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है। मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, भाई जैसे कश्मीर, पंजाब, मिजोरम में हमने सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखी, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ, ऐसे हम डील करते हैं। हम डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाते हैं, इंडिया में डिक्टेटरशिप वगैरह नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी बनी रहे, लेकिन हम डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपनाते हैं। और हमें अपनी इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से डेवलप करना है जिससे हम पॉवर्टी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को पूरी तरीके से खत्म कर सकें। इसमें हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल अभी नहीं हो पाए हैं। हम अपनी जो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर भी डालते हैं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें, लेकिन साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट भी करें। गरीबी वगैरह मिटाना है, लोगों का वेलफेयर करना है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी पूरे इश्यूज पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुए। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। कमेंट में लिख दीजिए मेरा टॉपर बनना पक्का है। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, कमेंट्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल रहा हूँ, सैंपल पेपर के, हमारे नोट्स के सारे लिंक। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, आप सभी को ऑल द बेस्ट।